नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का उदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से अब तक देखिए KVS, NVS, DWSB और EMRS इन सभी में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं हम लोग सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। और देखिए इससे पहले हम लोग जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत हिस्ट्री पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉलिटी पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी के अंतर्गत भी वर्ल्ड एंड इंडियन दोनों ज्योग्राफी को हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चंस अब तक KVS, NVS इन सभी एग्जाम में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चंस बना है, चलिए सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल बिहार में स्थित है? रेणुका आर्द्रभूमि, कबरताल आर्द्रभूमि कि नंदा झील कि दीपोर बिल? देखिए पहले का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। देखिए कहीं कहीं इसको कांवरताल भी लिखा रहता है। यह जो कांवरताल आर्द्रभूमि है यह बिहार में स्थित है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही होगा। देखिए क्वेश्चन NVS GS में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देख लेते हैं। कबरताल आर्द्रभूमि जिसे कंवर झील के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है और यह बिहार का पहला रामसर स्थल, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कबरताल आर्द्रभूमि यह बिहार में स्थित और बिहार की पहली रामसर साइट है। रेणुका आर्द्रभूमि देखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित है और नंदा झील यह गोवा में स्थित है। दीपोर बिल देखिए असम में स्थित है, आप लोग इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में मिश्रित श्रेणी में सम्मिलित होने वाली एकमात्र भारतीय संपत्ति है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान? देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यह जो पश्चिमी घाट है यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली यह देखिए मिश्रित श्रेणी में एकमात्र भारतीय संपत्ति है। तो ऑप्शन नंबर दूसरे का बी जो होगा यह सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की मिश्रित श्रेणी में केवल पश्चिमी घाट शामिल है। यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया कि 1927 में चार्ल्स एल्टन ने कौन सी पारिस्थितिकी अवधारणा पेश की थी? प्रभुत्व पदानुक्रम, संख्याओं का पिरामिड, विकासात्मक पारिस्थितिकी कि जैव भू रासायनिक चक्र? तीसरे का ऑप्शन नंबर बी होगा संख्याओं का पिरामिड। व्याख्या देखते हैं इस क्वेश्चन का। 1927 में चार्ल्स एल्टन ने संख्याओं का पिरामिड यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर्स पारिस्थितिकी अवधारणा पेश की थी। चार्ल्स एल्टन की पुस्तक एनिमल इकोलॉजी में पारिस्थितिकी पिरामिड में 3 अवधारणा जैसे कि देखिए संख्याओं का पिरामिड, जैवभार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड की अवधारणा पेश की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही क्रम में रखा गया है जिससे नाइट्रोजन चक्र का सही क्रम प्रदर्शित होता है? पहला ऑप्शन दिया कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन, दूसरा दिया है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, तीसरा ऑप्शन दिया कि जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना। तो देखिए यहाँ पर कई ऑप्शन दिया है, DE तक भी ऑप्शन दिया इसमें। अगला दिया है कि मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक और अगला ऑप्शन है कि जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पर जो इसका सही क्रम होगा वह ABCDE होगा, बस आप लोग इसका व्याख्या ध्यान से देख लीजिए। देखिए जो नाइट्रोजन चक्र का जो सही क्रम होता है आप लोग इसको याद रखिएगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करना, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, फिर जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन। तो देखिए उसका क्या है सही क्रम है नाइट्रोजन चक्र का। अगला क्वेश्चन दिया कि जंगलों को धरती के हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है, बताइए। पहला विकल्प दिया कि वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, दूसरा दिया कि वे वातावरण से सारा कार्बन डाइऑक्साइड नष्ट कर देते हैं, तीसरा दिया कि वे धरती पर मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन पर काबू करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, चौथा विकल्प है कि वे सीधे हवा के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो देखिए पांचवें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जंगल को धरती के हरे फेफड़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन क्या करते हैं निर्मुक्त करते हैं। देखिए कितना क्वेश्चन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से KVS NVS से पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया कि जंगल अधिकार कानून से जुड़ा आपको यहाँ कथन दिया है। पहला है कि यह कानून 2009 में पारित किया गया है। दूसरा दिया कि इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल की जमीन पर हक है। और तीसरा विकल्प दिया कि जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। तो देखिए यहाँ पर 6 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। केवल जो होगा सी, यह क्या है, आपसे क्या पूछा है, कूट के साथ सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पर देखिए केवल सी यहाँ पर जो होगा वह सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। जैसे देखिए आप लोग व्याख्या दिया कि जंगल अधिकार कानून 2006 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, याद रखिएगा, जंगल अधिकार कानून 2006 में पारित किया गया था तथा दिसंबर 2006 से लागू हो गया था। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है, याद रखिए आदिवासियों को। और इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है और उन्हें जंगल से न हटाया जाए। वन अधिकार अधिनियम के तहत वन संरक्षण और प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम सभा की होती है। आप लोग याद रखिएगा, जंगल अधिकार कानून 2006 में पारित किया गया और दिसंबर 2006 से लागू हो गया। और जो लोग वहाँ पर आदिवासी कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं वे वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हकदार होंगे। तो यही कहा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि कीस्टोन प्रजातियां हैं। पर्यावरण के साथ संतुलन की स्थिति में समुदाय कीटोन होना चाहिए, जहाँ तक हम जानते हैं कीस्टोन दिया है। प्रजातियां जो ऊर्जा और उनके समुदायों की संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं कि प्रजातियां जो अपने और अन्य प्रजातियों के लिए भौतिक आवास बनाने, संशोधित करने या बनाए रखने के द्वारा अपने समुदाय को प्रभावित करती है। कि प्रजातियां जो पहले उन क्षेत्रों में पहुँचती हैं जहाँ पहले कोई जीवन नहीं था। तो देखिए यहाँ पर 7वें का ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कीस्टोन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो होगा यही सही दिया है। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। कीस्टोन प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो पारिस्थितिकीय समुदाय की संरचना बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और समुदाय पर उनका प्रभाव उनकी सापेक्षिक प्रचुरता या कुल जैव भार के परिणाम की परिमाण की तुलना में कहीं अधिक व्यापक होता है। अर्थात वे प्रजातियां जो अपने और अन्य प्रजातियों के लिए भौतिक आवास बनाने, संशोधित करने या बनाए रखने के द्वारा अपने समुदाय को प्रभावित करती हैं। देखिए दोस्तों, इस चैनल के द्वारा जनरल अवेयरनेस के अलावा भी कंप्यूटर का सीरीज देखिए चलाया जा रहा है, जल्द अब वो भी इंड होने वाला है। और साथ में सामान्य हिंदी का भी सीरीज चलाया जा रहा है और मैथ का भी अब देखिए स्टार्ट किया जाएगा और रीजनिंग का भी बाकी दिनों में सभी आप लोगों को PYQ कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि पारिस्थितिकी विज्ञान व्यवहार करता है पक्षियों के विषय में, कि कोशिका निर्माण के विषय में, कि जीव समुदाय तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के विषय में, कि ऊतकों के विषय में। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन सा सब लोग कर लिए होंगे। तो जो पारिस्थितिकी विज्ञान होता है वह क्या करता है, जीव समुदाय तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के विषय में व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है यह व्याख्या, आप लोग ध्यान से देखिए। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान यानी कि इकोलॉजी कहलाती है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग सन 1866 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, यह भी याद रखिएगा। और देखिए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में जर्मनी के एजी टांसलर ने किया था। देखिए जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग जो किया गया था जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा किया गया था। और पारिस्थितिकी तंत्र का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वह जर्मनी के एजी टांसलर के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि नवंबर 2016 से प्रभाव में आए जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किससे संबंधित है। देखिए KVS PRT में पूछा गया है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, कि जीवाश्मी ईंधन के उपयोग में कमी, कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी, कि यूरेनियम के उत्पादन में कमी। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है, ये यहाँ पर सही होगा। वर्ष 2016 में हुए जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है। और देखिए वर्तमान में पेरिस समझौते में 193 देश शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा देखिए और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि CO2, N2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन कुछ ऐसी गैस हैं जो वायुमंडल में एकत्रित होकर ऊष्मा को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में जाने से रोकती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया कि पर्यावरण की हानिकारक परिस्थितियों को घटाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में, देखिए इसको हम लोग छोड़ते हैं लेकिन देख लीजिए 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि वायुमंडल के प्रदूषण के कारण अम्लवृष्टि किसके द्वारा की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन की, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए जो अम्लवृष्टि की जाती है वह
नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं आप लोगों से भी बार नहीं कहता हूँ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन देखिए, यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, पता नहीं कुछ लोग ऐसे भी हमारे चैनल पर आते हैं, देखिए केवल वो लोग लाइक नहीं करते हैं, उन लोग को हमारे वीडियो का इंतजार करता है डिसलाइक करने के लिए। अब देखिए, पता नहीं कौन लोग आते हैं डेली 2-3 डिसलाइक कर भाग जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता रहता, ये नहीं देखते हैं कि कंटेंट क्या है, कुछ नहीं। जो मैं वीडियो पब्लिश करता हूँ तो डिसलाइक कर भाग जाते हैं। और देखिए, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं, तो इससे देखिए जो चैनल है इसका रैंक डाउन हो चुका है हमारा। तो आप लोग जरा लाइक करिए, इन डिसलाइक वालों को आप लोग लाइक करके जवाब दे सकते हैं। देखिए, डेली आप लोग 600, 700, 800 लोग वीडियो देखते हो, आप लोगों को मैं डेली 100 लाइक का टारगेट देता हूं, लेकिन आप लोग 100 लाइक नहीं कर पाते। अगर 100 लाइक आप लोग कर देंगे तो डिसलाइक वाले जो है इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा चैनल पर, तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। बाकी आप लोग के हाथ में लाइक शेयर करना, मैं बार बार कहता भी नहीं हूँ, इच्छा होगा तो कर ही दीजिएगा, मन करेगा तो। देख लीजिए, अम्ल वृष्टि या अम्ल वर्षा, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन आदि गैस वर्षा जल में मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर वर्षा जल को अम्लीय बना देती है, जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है और अम्ल वर्षा कहलाता है। और देखिए करा कि यह जल पृथ्वी पर इमारतों यानी कि संगमरमर, जानवर तथा पौधों को हानि पहुंचाता है। और सन 1872 में अम्ल वर्षा शब्द की पहली बार प्रयोग रॉबर्ट एंग स्मिथ ने किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला दिया कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र को बनने में सहायक है, बताइए आप लोग। बेंजोपायरीन की, हाइड्रोकार्बन की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो देखिए इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। तो यहाँ पर सी जो होगा वह सही विकल्प यहाँ पर होगा। ओजोन परत प्राकृतिक रूप से निर्मित ओजोन गैस की पट्टी है, या पृथ्वी से 15 से 50 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में पाई जाती है। लोग याद रखें, जो ओजोन गैस होती है इसकी लेयर कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस प्रकार होता है, याद रखिएगा। यह परत सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को सोखकर पृथ्वी पर नहीं पहुँचने देती है। ओजोन परत के ह्रास के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC है। ओजोन परत के क्षय को ओजोन छिद्र कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसको जो मापा जाता है डॉप्सन इकाई के द्वारा मापा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से गैस की वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की सामर्थ्य अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रस ऑक्साइड की, मीथेन की, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। देखिए 13 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस यानी कि SF6 के बारे में कह रहा है, गैस की वैश्विक ताप वृद्धि सामर्थ्य अन्य ग्लोबल वार्मिंग गैसों से ज़्यादा है। अन्य ग्लोबल वार्मिंग गैसों के तहत जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन आती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, सल्फर डाई की, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु प्रदूषक गैस नहीं मानी जाती है, यह एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार सर्वप्रमुख गैस है। ऑटोमोबाइल से निकलने वाले प्रदूषणकारी तत्वों में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, वाष्पशील उत्सर्जित पदार्थ तथा धूलकण रूपी तत्व शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि बाजीराव नाम का अंतिम बंदी सफ़ेद बाघ, देखिए करंट से संबंधित क्वेश्चन था, इसको लोग छोड़ते हैं, लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मुंबई में कि चेन्नई में कि पुणे में कि लखनऊ में। देखिए संजय गांधी राष्ट्रीय जो उद्यान स्थित है यह मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही होगा, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया है देखिए दिया है कि भारत के किस द्वीप को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, देखिए यूनेस्को का फुल नेम है, आप लोग ये भी याद रख लीजिएगा, एक विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अंडमान, लक्षद्वीप, निकोबार की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर होगा इस क्वेश्चन का 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा, निकोबार है, इसी को यूनेस्को द्वारा एक विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा वह सही होगा। भारत में कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व है, जरा आप लोग कमेंट करके बताया कि वर्तमान में यह चेंज हो चुका है कि डाटा इतना ही, आप लोग जरा बताइएगा तो हमें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि शेषाचलम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल कितना, हम लोग देखिए इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, 3000.6 वर्ग किलोमीटर कि 765.6 वर्ग किलोमीटर कि 4755.9 वर्ग किलोमीटर
कि 5520.2 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस क्वेश्चन हम लोग कल वाले वीडियो में पढ़े थे, तो यहाँ पर सी जो होगा इसका सही हो जाएगा। अगला करा कि कौन सा एक भारत में जीवमंडल अभ्यारण्य नहीं है, नंदा देवी की, गिर की, सुंदरबन की, ग्रेट निकोबार। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर डी, जो गिर है यह जीवमंडल अभ्यारण्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। देखिए सुंदरबन जीवमंडल अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में, ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। अगला करा कि गुजरात में कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सब लोग इसको रट लीजिएगा। एशियाई शेर की, जंगली गधा की, काला हिरण की, पेलिकन। देखिए 20 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह यहाँ पर 20 सही होगा। जो जंगली गधा के लिए गुजरात में जो कच्छ का रण है यह फेमस है, लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि मुदुमलाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, केरल में कि कर्नाटक में, तमिलनाडु में कि आंध्र प्रदेश में। देखिए जो मुदुमलाई वन्य जीव अभयारण्य है यह तमिलनाडु में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर देखिए सही हो जाएगा। व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो मुदुमलाई है तमिलनाडु में है, परम्बिकुलम केरल में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब बांदीपुर बताइए कहाँ पर है, कर्नाटक में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश के, असम में। देखिए बांदीपुर कर्नाटक में है, याद रखिएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान है, असम में मानस तथा काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। और उड़ीसा में नंदनकानन अभयारण्य स्थित है, जो सफेद शेर के लिए विख्यात है। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक बार और देख लीजिएगा। अगला करा कि एशियाई सिंह केवल कहाँ पाए जाते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में, कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान में, कि सरिस्का में। देखिए इजी क्वेश्चन है, व्याख्या से देखते हैं। एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम देखिए पैंथेरा लियोपर्सिका है। यह अफ्रीकी शेर की तुलना में छोटा होता है। एक केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। यह IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्राणी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, भी आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है, चमड़ा की, लकड़ी की, प्लास्टिक की, घास। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी होगा प्लास्टिक किया गया है, एक अजैव निम्नीकरण है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा वह सही होगा। देखिए बाकी सबका अपघटन हो सकता है लेकिन प्लास्टिक का नहीं हो सकता, ऐसे भी आप लोग इसको याद रखिएगा। थोड़ा व्याख्या इंपॉर्टेंट है। जैव निम्नीकरण पदार्थ वे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं, जैसे पौधे, मानव, उनके अपशिष्ट, कागज अपशिष्ट हो गए हैं, कागज, फल फूल, सब्जी जैसे पदार्थ सब बायोडिग्रेडेबल हैं। और देखिए अजैव क्या होता है, जो आसानी से विघटित नहीं होते हैं, जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, रसायन पेंट हो गया, ये सब क्या है अजैव निम्नीकरण वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है, आशुतोष मुखर्जी, कि डॉक्टर सलीम अली, की CF एंड्रूज को, श्री कृष्ण सिंह को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही होगा। हम लोग इस क्वेश्चन का क्या देख लेते हैं, व्याख्या देखते हैं। सलीम अली जो अब तक के सबसे महान पक्षीविदों और प्राकृतिकवादियों में से एक हैं, उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और देखिए इनके जन्म दिवस 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इन्हें वर्ष 1958 में पद्म भूषण तथा 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो बहुत ईजी है, बताइए। मध्य प्रदेश, की झारखंड, की उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। देखिए चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का वह सी जो होगा वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया आंदोलन था, और इस समय लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट न सके। यह आलिंगन प्रकृति और मानव के बीच प्रेम का प्रतीक बना। चिपको आंदोलन की शुरुआत गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोग अधिकतर सुंदरलाल बहुगुणा ही जानते होंगे, लेकिन गौरा देवी और चंडी प्रसाद को भी याद रखिएगा, एग्जाम में यह भी पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया है, केरल में, कि महाराष्ट्र में, कि पंजाब में, कि तमिलनाडु में। देखिए 27 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, तमिलनाडु में, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। देखिए वर्षा जल संचयन वर्षा के पानी को प्राकृतिक तालाब या टंकियों में संग्रहण और भंडारण की एक तकनीक है। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने वर्षा जल संचयन की संरचना के निर्माण को सभी घरों की छतों पर अनिवार्य बना दिया है। यह योजना वर्ष 2001 में लागू की गई है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले जरा मैं आप लोगों को एक कंप्यूटर का टेस्ट है उसके बारे में बता देता हूँ। जितने भी लोग आप लोग KVS इनविस एग्जाम में 20 में 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं
तो देखिए आप लोग यह जो कंप्यूटर का जो टेस्ट सीरीज इसका आप लोग डेमो देख लीजिए। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराता हूँ। तो देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, जो भी लोग केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए आप लोग किस प्रकार का क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं यह सभी जो है एनसीईआरटी के प्लस और साथ में पीवाईक्यू हैं। सभी जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन केवीएस एनवीएस में पूछा गया है तो देखिए इसी प्रकार का आप लोग यहाँ पर देखिए पूरा व्याख्या दिया जा रहा है। फिर यह देखिए दूसरा क्वेश्चन रैम रोम का फुल नेम क्या है, फिर देखिए व्याख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन एएलयू और यहाँ पर देखिए जो आप लोग का ईएमआरएस का एग्जाम हुआ था हुबहू देखिए इसी में से कई क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन फिक्स से पूछेगा। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन सब डाले हैं, एक एक मतलब हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम इसमें टेस्ट सीरीज में शामिल किए हैं। और जितने भी लोगों ने लिया था अधिकतर लोगों का 12, 13, 14, 15 तक, यहाँ तक 15 में 15 ऐसा स्कोर किया कई लोगों ने। तो देख सकते हैं यही टेस्ट सीरीज है। यदि आपको लेना है तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए इसी प्रकार के आप लोगों को जो है 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा मात्र देखिए 51 रुपये में, 51 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो जिन्हें भी लेना हो वे लोग मैसेज कर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चंस हैं, 10 टेस्ट सीरीज है कुल 300 क्वेश्चंस हैं। और इन 300 क्वेश्चन से कोई यदि आप लोग पढ़कर चले जाएंगे तो एग्जाम में आप लोग केवीएस एनवीएस में 20 क्वेश्चन से 18, 19, 20 तो जरूर सही कर आएंगे। तो देखिए एक टेस्ट सीरीज है, यही डेमो दिखाना था। जिन्हें भी लेना होगा जो आप लोगों को नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप लोग मैसेज कर इसको ले सकते हैं। तो यही एक डेमो था। तो देखिए एक कंप्यूटर का जो टेस्ट सीरीज है उसका डेमो है, आप लोग जरूर लीजिएगा, आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उष्ण तापमान को दर्शाता है। बताइए सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से इससे अधिक है कि सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से कम। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर बी होगा। हम लोग इस क्वेश्चन को ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। याद रखिएगा तापमान, वर्षा के वितरण और वनस्पतियों के आधार पर कोपेन ने विश्व के जलवायु प्रदेशों को 6 प्राथमिक या प्रमुख भागों में विभाजित किया है। इसके बाद इन्हें उपविभागों, लघु विभागों तथा सूत्रों में व्यक्त किया। जैसे यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु और उष्ण तापमान, शीत हिम वन जलवायु, शीत उच्च भूमि। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थानिक प्रजाति को संदर्भित करता है। कह रहा है कि वह प्रजातियां जो ज्ञात या संभावित क्षेत्रों की खोजों के बाद नहीं पाई जाती है जहां वे हो सकती हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर दिया है कि छोटी आबादी वाले प्रजाति लुप्तप्राय या कमजोर श्रेणी में आ सकते हैं यदि उन पर प्रभाव डालने वाले नकारात्मक कारक संचालित होते हैं। अगला दिया कि प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं से अलग होती हैं। अगला दिया कि प्रजातियां जिनकी संख्या यानी जनसंख्या उन स्तरों में कम हो गई हैं जहाँ से निकट भविष्य में लुप्तप्राय श्रेणी में जाने की संभावना है यदि नकारात्मक कारक चलते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 29 का ऑप्शन नंबर सी होगा। यह ईएमआरएस में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल। प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं से अलग होती हैं उन्हें ही स्थानीय प्रजाति कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला करा कि वातावरण में प्रदूषकों की सांद्रता को मापा जाता है। बताइए पार्ट पर बिलियन में कि पार्ट्स पर मिलियन में कि पार्ट पर ट्रिलियन में कि किलो प्रति वर्ग मीटर में। तो देखिए 30 का ऑप्शन नंबर बी होगा, पार्ट्स पर मिलियन में नापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इस क्वेश्चन का बी यहाँ पर से होगा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली में यमुना नदी का जल अत्यधिक प्रदूषित है, वह पीने लायक नहीं है, न ही नहाने लायक है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी के पानी में सीवेज प्रदूषण का पता लगाने का एक सूचक है। बताइए बीओडी की सीओडी की प्रति मिलियन भाग में नाइट्रेट की मात्रा है, पीपीएम की कैलिफार्म गणना। तो देखिए यहाँ पर जो होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, सीओडी होगा, यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का याद रखिएगा बी जो होगा सही होगा। तो सीओडी क्या है, जल में घुलनशील ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि प्लास्टिक की किस्म में जो जैव न्यूनीकरण है और हाल ही में समाचारों में देखिए जैव न्यूनीकरण कौन सा प्लास्टिक का किस्म में पूछा है। तो आप लोगों का जो होगा यहाँ पर वह पेट्रोलियम ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला दिया कि जलीय भोजन श्रृंखला में क्रमोत्तर उष्णकटिबंधीय स्तरों पर विषैले पदार्थों की सांद्रता बढ़ने के संदर्भ में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है।
यूट्रोफिकेशन की, बायो मैग्निफिकेशन की, कल्चरल यूट्रोफिकेशन की, ये तथा सी दोनों। तो देखिए यहाँ पर 33 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बायो मैग्निफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा वह सही होगा। अगला दिया कि संक्षिप्त तिथि यहाँ पर लिखा है, मतलब संक्षिप्त में पूछा है कि आईपीसीसी का फुल नेम मतलब फुल फॉर्म क्या है, बताइए क्या होगा, बताइए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो आईपीसीसी का जो फुल नेम होता है वह इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। तो याद रखिएगा हमेशा के लिए इसको, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जितने भी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चंस बना है पूरा हम लोग कवर किए हैं। तो अंत में यही कहेंगे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज है उसका जरूर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।